गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सारणियन का अर्थ और परिभाषा, सारणियन के लाभ और सारणियन के दोष के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को एक श्रेष्ठ सारणी की विशेषताएं, सारणी की संरचना और सारणी निर्माण के प्रमुख आधारों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले हम बात करें कि सारणियन के जो दोष थे, उन दोषों को देखते हुए कैसी सारणी होनी चाहिए जो उपयुक्त हो, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि सारणी के लिए प्रश्नों का निर्माण करते समय आंतरिक सारणी के खाके तैयार कर लिए जाने चाहिए और संकेत निर्धारण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मौलिक सारणियों की रूपरेखा तैयार कर ली जानी चाहिए। गणना के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली सभी प्रमुख सारणियों की रूपरेखा, छटाई एवं गणना की क्रियाओं को आरंभ करने के पूर्व ही निश्चित कर लेनी चाहिए। कार्डों की छटाई का कार्य प्रारंभ करने से पहले संकेत निर्धारण के कार्य को सावधानी पूर्वक निश्चित कर लिया जाना चाहिए। पर्यवेक्षकों के पर्यवेक्षण में कार्य का संगठन एवं निर्देशन किया जाना चाहिए। प्रभावपूर्ण नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। यदि कार्डों के बजाय गणना पत्र का प्रयोग किया जा रहा है तो आंकड़ों को भरने तथा अनुसूचियों से इन्हें मिलाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए जाने चाहिए। सभी अनुसूचियों, संकेत कार्डों, गणना पत्रों, बंडलों के ऊपरी कार्डों, फाइलों तथा सारणियों पर क्रम संख्या होनी चाहिए। सभी सारणी पत्रों पर स्पष्ट एवं पूर्ण शीर्षक होने चाहिए। सारणी निर्माण के सिद्धांतों का सही ढंग से पालन किया जाना चाहिए। सारणीकरण का कार्य प्रारंभ करने से पहले ही उस क्रम को निर्धारित कर लिया जाना चाहिए जिस क्रम में सारणियों का निर्माण किया जाना है। प्रत्येक छटाई, गणना तथा सूचना के सारणियों में भरे जाने के लिए एक दैनिक कार्यक्रम होना चाहिए, मतलब काम को डिले नहीं करना चाहिए। छांटने, गिनने, सूचना को सारणियों में भरने, कार्डों को वापस लौटाने इत्यादि के विषय में कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जाने चाहिए। एक अच्छी सारणी में, एक श्रेष्ठ सारणी में हम निम्नलिखित गुणों का होना अपेक्षित होता है। नंबर 1, आकर्षक सारणी यदि एक चित्र जैसा प्रभाव जमाने के उद्देश्य से बनाई गई हो तो उसकी आकृति तथा बनावट विभिन्न प्रकार से आकर्षक होनी चाहिए। उसमें शीर्षक, शब्द तथा अंक, लाइनें खींचने का कार्य इत्यादि बड़ी स्वच्छता तथा सुलेख के साथ होनी चाहिए। सारणी का आकार कागज के अनुसार समानुपातिक तथा उपयुक्त होना चाहिए। यदि बड़ी सारणी को कई पृष्ठों पर ले जाया गया है या एक बहुत बड़े शीट का बनाकर मोड़कर रखा गया है तो सारणी उपयुक्त नहीं होगी। छोटी सारणी में अधिकतम सूचनाएं आ सके ऐसी सारणी होनी चाहिए। संपूर्ण सूचनाएं, सारणी का बाहरी रूप ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार की सूचनाएं एक क्रम या व्यवस्था के अनुसार शीर्षकों, उपशीर्षकों तथा विभिन्न खानों में प्रस्तुत की जा सके। कोई भी अधिक आवश्यक सूचनाएं सारणी में से छूट जाना सारणी को अनुपयोगी बना सकता है। स्पष्टता होना, सारणी ऐसी होनी चाहिए जिससे निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। जो भी सूचनाएं दी जाए उनमें किसी भी प्रकार की भ्रांति या संदेह नहीं रहना चाहिए। सारणी को यदि वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया होगा तब उसमें कम समय लगेगा और साथ में सारी सूचनाएं अंतर संबंधित होते हुए भी एक क्रम से लगी हुई होगी। इससे तैयार करने में व्यवस्था तो रहेगी और साथ में इसका सांख्यिकीय विश्लेषण में प्रयोग भी किया जा सकेगा। अब हम बात करते हैं सारणी की संरचना अथवा प्रमुख अंग। किसी भी सारणी की संरचना इतना आसान कार्य नहीं है, बल्कि सारणी का निर्माण करने के लिए विशिष्ट जानकारी और तकनीकी योग्यता का होना आवश्यक है। W.H. हॉपर ने लिखा है कि सारणी की रचना करना अनेक प्रकार से एक कला ही है। केवल पंक्तियों तथा खानों का बना लेना पर्याप्त नहीं होता। पार्टन ने किसी सारणी की संरचना के लिए कहा है कि उसमें शीर्षक होने चाहिए। शीर्षकों को मतलब उसमें लंबाकार, वर्गाकार इस तरह के शीर्षक बनाने चाहिए जिससे कि पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ सके। सारे आंकड़ों को सारणी क्लियर करने वाली होनी चाहिए। अब सारणी के निर्माण में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए ये हम निम्न प्रकार देखेंगे। सबसे पहले सारणी में शीर्षक एवं संख्याएं होनी चाहिए।
हमेशा सारणी के सबसे ऊपरी भाग में होता है। ये प्रमुख पाठ्य में दी गई सारणियों की संख्याओं का निर्धारण एक माला में एक के बाद एक किया जाता है। परिशिष्ट में दी गई सारणियों को दूसरी माला में दूसरी प्रकार से संख्याएं निर्धारित की जाती है। अतः सारणियों की संख्या निर्धारित करते समय सामान्य रूप से अरबी अंकों को प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन जब सारणियों की संख्या कम हो अर्थात 30 के लगभग हो तो रोमन अंकों को भी प्रयोग किया जा सकता है। सारणी की शीर्षक का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे यह पता लग सके कि सारणी किस बात का प्रतिनिधित्व कर रही है। सारणी के शीर्षक के अंतर्गत आंकड़ों से संबंधित कौन, क्या, कब और कहाँ का उचित स्पष्टीकरण होना चाहिए। शीर्षक को यथासंभव सूक्ष्म एवं स्पष्ट होना चाहिए। स्तंभों एवं पंक्तियों के शीर्षक, पहले स्तंभ समेत प्रत्येक स्तंभ के शीर्षक के साथ ही प्रत्येक पंक्ति का भी एक शीर्षक होना चाहिए। यदि स्तंभों की संख्या अधिक हो तो प्रत्येक स्तंभ की एक संख्या भी निर्धारित की जानी चाहिए। सारणी के फुटनोट देने का उद्देश्य सारणी में दिए हुए कुछ अथवा सभी आंकड़ों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होता है। फुटनोट को सारणी के अंतर्गत प्रयुक्त अक्षरों के आकार की तुलना में छोटे आकार के अक्षरों में लिखा जाता है और फुटनोट के अंतर्गत प्रयुक्त संकेतों को सारणी की संख्याओं एवं अक्षरों से भिन्न होना चाहिए। यदि कोई सारणी एक से अधिक पृष्ठों पर पाई जाती है तो प्रत्येक पर फुटनोट नहीं दिया जाता। सारणी के स्तंभ एवं रेखाएं, सारणी के प्रारंभ एवं अंत में अनुप्रस्थ रेखाओं का खींचा जाना वांछनीय है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप सारणियों की पाठ्य से भिन्न स्थिति बनी रहती है। लेकिन प्रत्येक स्तंभ के पश्चात रेखाएं खींचते हुए खाने बनाना स्पष्टता की दृष्टि से आवश्यक नहीं होता। स्तंभों के शीर्षकों को अवश्य ही रेखाओं की सहायता से एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। सारणी के काफ़ी विस्तृत होने पर कभी अनुप्रस्थ बिंदुदार रेखाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। सारणी के अंतर्गत दिए गए आंकड़े, सारणी के अंतर्गत दिए गए आंकड़ों का वर्गीकरण करने, पूर्णांक बनाने तथा सीध में मिलाने अथवा पंक्तिबद्ध करने के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होता है। वर्गीकरण एवं पूर्णांक बनाने के नियमों का हम पहले बता चुके हैं। परिमापन की इकाई का नाम दिया जाना चाहिए। प्रतिशत को व्यक्त करने वाले स्तंभ में प्रतिशत शब्दों अथवा प्रतिशत के रूप में स्तंभ शीर्षकों के स्थान पर लिखा जा सकता है। एक स्तंभ के अंतर्गत समान संख्या के दशमलव अंकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे अधिक अंकों वाली संख्याओं में अर्ध विराम लगा दिया जाना चाहिए। रिक्त स्थानों, इकाइयों की संख्या एवं प्रतिशतों का प्रदर्शन, रिक्त स्थानों में डैश खींचा जाना चाहिए और विशिष्ट खानों में आंकड़ों के न पाए जाने का स्पष्टीकरण या तो फुटनोट में या फिर कहीं अन्य किया जाना चाहिए। शून्य का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि प्रदर्शित की जाने वाली सूचना वास्तव में शून्य मात्रा का प्रतिनिधित्व करती हो। यदि खानों में प्रतिशत अथवा औसत लिखे हों तो संपूर्ण इकाइयों की संख्या भी अवश्य दी जानी चाहिए ताकि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके। प्रतिशतों में दिए गए आंकड़ों का योग शायद ही कभी 100 होता है, फिर भी योग के खाने में 100 लिखा जाना चाहिए और इसके लिए एक स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी भी लगा दी जानी चाहिए। इकाइयों की संख्या को शीर्षक, उपशीर्षक अथवा फुटनोट में दिया जा सकता है। इकाइयों की संख्या के एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ अथवा एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में परिवर्तित होने पर इन्हें प्रत्येक स्तंभ एवं पंक्ति में दिया जा सकता है। प्रतिशतों के विषय में कुछ स्मरणीय बातें हैं। प्रतिशतों के दुरुपयोग की भी संभावना होती है, अतः जहाँ कहीं भी प्रतिशतों का प्रयोग किया जाए वहाँ वास्तविक आंकड़े भी दिए जाने चाहिए, केवल प्रतिशत का प्रयोग ही नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार सारणी का निर्माण करते समय सारणी के आकार, शीर्षक, फुटनोट, स्तंभ रेखाओं, उनके अंतर्गत दिए गए आंकड़े, रिक्त स्थानों की संख्या, प्रतिशत, इनके बारे में पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सारणी निर्माण के प्रमुख आधारों की। सारणी निर्माण के भौगोलिक, कालक्रम, गुणात्मक और परिमाणात्मक आधार पर सारणियों का निर्माण किया जा सकता है। भौगोलिक आधार में राज्य, प्रदेश, नगर, मोहल्ला आदि के आधार पर सारणियों का विभाजन किया जाता है।
कालक्रम में दिन, सप्ताह, महीने या वर्ष को वर्गीकरण का आधार बनाया जाता है। गुणात्मक आधार में लिंग, वर्ग, व्यवसाय, जाति आदि को वर्गीकरण का आधार माना जाता है। परिमाणात्मक में वर्गीकरण का आधार आकार, विस्तार या संख्या होती है। अब हम बात करते हैं सारणियों के प्रकार की। सारणियों के प्रकार में 3 प्रकार माने जाते हैं: उद्देश्य के आधार पर, रचना के आधार पर और सीमांतता के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर सारणियों को 2 वर्गों में रखा जाता है: सामान्य उद्देशीय और विशिष्ट उद्देशीय। सामान्य उद्देशीय सारणियों को मौलिक अथवा प्रासंगिक या प्राथमिक सारणियों के नाम से जाना जाता है। सामान्य उद्देशीय सारणियों का निर्माण इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में स्रोत सामग्री को सुविधाजनक एवं संक्षिप्त रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। मशीन अथवा हाथ द्वारा किए गए सारणीयन की सहायता से प्राप्त संख्याओं के आधार पर बनाई गई सांख्यिकीय सारणियों को सामान्य उद्देश्य सारणी कहा जाता है, जो बहुत विस्तृत होती हैं और जिनमें अनुसूचियों के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रत्येक मत से संबंधित सूचना पाई जाती है। इसके अंतर्गत वर्गीकरण की व्यवस्था मौलिक श्रेणियों पर आधारित होती है। प्राय इन्हें मौलिक, अपरिवर्तित तथा पूर्णांक के रूप में परिवर्तित नहीं की गई संख्याएं इनमें पाई जाती है। इन सारणियों का निर्माण किए जाने वाले विश्लेषण एवं विवेचन को अधिक सरल, विस्तृत एवं पूर्ण बनाता है। ये सारणियाँ आंकड़ों के अंतर्गत पाए जाने वाले संबंधों को स्पष्ट करती है और इन्हीं संबंधों के आधार पर विशिष्ट उद्देशीय सारणियों का निर्माण किया जाता है। विशिष्ट उद्देशीय सारणियाँ विश्लेषणात्मक, सारांशात्मक, विवेचनात्मक, व्युत्पत्तीय अथवा द्वितीयक सारणियों के नाम से जानी जाती हैं। इन सारणियों का उद्देश्य सांख्यिकीय विश्लेषण के अंतर्गत कुछ विशिष्ट बातों को प्रदर्शित करना अथवा आंकड़ों के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संबंधों पर बल देना होता है। इन सारणियों में मौलिक आंकड़ों को समीपवर्ती उद्देश्यों के अनुसार परिवर्तित करते हुए प्रदर्शित किया जाता है और ये सारणियाँ सामाजिक अनुसंधान की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती हैं। रचना के आधार पर सारणियाँ 2 प्रकार की होती है: सरल सारणी और जटिल सारणी। सरल सारणी प्राय एक दिशाई अथवा एक गुण दर्शाने वाली प्रथम क्रम की सारणियाँ होती है। इनमें एक ही प्रकार की सूचनाएं होती है। ये इनका बहुत सरल रूप होता है और बाह्य रूप में ये सारणियाँ सरल श्रेणी जैसी दिखाई देती है। इनमें पदों के मूल्य अथवा पद समूह तथा उससे संबंधित आवर्तियाँ होती है और इन्हें एक पक्षीय तालिका भी कहते हैं। जटिल सारणियाँ वे सारणियाँ होती है जिनमें तथ्यों का वर्गीकरण किन्हीं 2 या अधिक चरों, गुणों, लक्षणों अथवा पक्षों के आधार पर किया जाता है। इसमें 3 प्रकार की सारणियों का निर्माण होता है: द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय। द्विपक्षीय सारणियाँ वे सारणियाँ होती है जिनमें तथ्यों का वर्गीकरण किन्हीं 2 चरों, गुणों अथवा लक्षणों पर आधारित होता है और अनुसंधानकर्ता इस स्थिति में 2 चरों के वर्गीकरण का कंपैरिजन करते हुए सारणी को समझा सकता है। त्रिपक्षीय सारणियाँ विषय को गहराई से समझने में सहायक होती है, लेकिन जब सामाजिक अनुसंधानकर्ता जटिल संबंधों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहता है तो अध्ययन समस्या को अधिक गहराई से समझना चाहता है, तब त्रिपक्षीय सारणियों का निर्माण किया जाता है। इसमें 3 चरों का संबंध देखा जाता है। बहुपक्षीय अथवा बहुगुणीय सारणी किसी जटिल परिस्थिति का विश्लेषण करने हेतु अथवा विषय को और अधिक गहराई से समझने हेतु बहुपक्षीय तालिकाओं का निर्माण किया जाता है। इसमें 3 अथवा अधिक चरों का संबंध देखा जाता है और इस प्रकार की तालिकाओं में प्राय प्रथम 2, 1 व द्विपक्षीय तालिकाएं ही अनुसंधान में होती हैं। बहुपक्षीय तालिकाओं का निर्माण व विश्लेषण बहुत ही जटिल सारणियों के लिए या बहुत जटिल समस्याओं के लिए किया जाता है। सीमांतता के आधार पर सारणियों का एक अन्य वर्गीकरण सीमांतता भी है, जिसमें सीमांत सारणीकरण एवं पार सारणीकरण के रूप में किया जाता है। सीमांत शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से
उन बारंबारताओं की सतत गणना को संबोधित करने के लिए किया जाता है, जिसके साथ प्रत्येक समूह की विभिन्न श्रेणियां आंकड़ों के अंतर्गत पाई जाती हैं, जैसे पूर्ण रूपेण अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या, साक्षर व्यक्तियों की संख्या। इस प्रकार मतलब अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करने वाली सारणियाँ इसमें होती है। सीमांतता के आधार पर सारणियाँ, दो प्रकार की सारणियाँ होती है सीमांतता के आधार पर, आसंग सारणी और बारंबारता सारणी। बच्चों ये थोड़ा सा साइंटिफिक वो है मेथड। मैं आप लोगों को अगली क्लास में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगी। आसंग सारणी विज्ञान एवं सहज बुद्धि दोनों ही इस मतलब आसंग सारणी जो होती है, उस आसंग सारणी में बहुत सारे कारकों को प्रत्येक ये माना जाता है या उसके लक्षण माने जाते हैं कि प्रत्येक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है। इन विभिन्न कारकों की उत्पादकीय शक्ति भिन्न भिन्न होती है। इन कारकों की उत्पादकीय शक्ति विभिन्न दशाओं में अपना प्रभाव डाल सकती है। इन विभिन्न कारकों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है और ये एक दूसरे को सक्रिय, निष्क्रिय अथवा उदासीन बना सकती है। इस प्रकार इन कारकों के बीच संबंध की जानकारी दो प्रकार के प्रमाणों को एकत्रित करते हुए की जाती है: गुणों का संयुक्त रूप से घटित होना अथवा परिमाणात्मक पर्यवेक्षणों का दो अथवा इससे अधिक श्रृंखलाओं में समानांतर परिवर्तन। तो इस प्रकार जो आसंग सारणी होती है, इस आसंग सारणी में एक घटना और उससे संबंधित चरों को पहचानना, उनके बीच के संबंधों को पहचानना और इस संबंधों की घनिष्ठता का परिमापन करने का प्रयास किया जाता है। आसंग सारणी के अंतर्गत प्रत्येक पंक्ति के अंत में तथा प्रत्येक स्तंभ के सबसे निचले हिस्से में दिए गए योग प्रथम क्रम वाली बारंबारताएं प्रदान करते हैं और सबसे नीचे दाईं ओर कोने में दी गई संख्या पर्यवेक्षणों की संपूर्ण संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार एक आसंग सारणी वह सारणी होती है जो बहुमुखी वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वर्गों की बारंबारताओं को प्रस्तुत करती है। अब हम बात करते हैं संयुक्त बारंबारता सारणी की। संयुक्त बारंबारता सारणी के अंतर्गत द्विचर आंकड़ों के व्यक्तिगत मदों को चित्रित करने के बजाय हम उन्हें समूहबद्ध कर देते हैं। समूहबद्ध करने से आवंटन के मौलिक प्रतिमान स्पष्ट हो जाते हैं और आंकड़ों का सांख्यिकीय संसाधन सरल हो जाता है। संयुक्त बारंबारता सारणी के अंतर्गत आंकड़ों को समूहबद्ध करके प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। आगे हम बात करते हैं भारित सारणीकरण की। जब गैर समानुपातिक प्रतिदर्शन का प्रयोग करते हुए अध्ययन इकाइयों का चुनाव किया जाता है अथवा विभिन्न प्रतिदर्शन समूहों से प्राप्त किए गए प्रतिदानों का प्रतिशत अलग होता है, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि सारणीकरण के दौरान इस प्रकार आवश्यक सामंजस्य कर दिए जाएं कि एक संतुलित प्रतिदर्श की प्राप्ति संभव हो सके। इस सामंजस्य के लिए इस प्रकार की प्रविधि को अपनाया जाता है कि विभिन्न समूहों की मौलिक संख्याओं को उन संख्याओं से गुणा किया जाए जो संपूर्ण के अंतर्गत कम अथवा प्रतिनिधित्व पूर्णता के दोष को दूर कर सके। इस प्रकार भारित सारणी में जो गैर समानुपातिक प्रतिदर्शन हैं उनकी इकाइयों का चुनाव किया जाता है और जो उसमें प्रतिदर्शन में जो दोष रह जाते हैं, कम प्रतिनिधित्व होता है, उन कम प्रतिनिधित्व को दूर किया जा सके। इसके लिए उदाहरण के लिए यदि 1000 व्यक्तियों के समूह में 500 स्त्रियां अथवा 500 पुरुष हैं तथा 500 स्त्रियों में से 200 कार्य करने वाली और 300 घर में रहने वाली है। यदि मान लीजिए कि प्रतिदर्श में स्त्रियों द्वारा भेजे गए प्रतिदान पुरुषों की तुलना में 1/3 है तथा कार्य करने वाली तथा घर पर रहने वाली स्त्रियों द्वारा भेजे गए प्रतिदान का प्रतिशत वही है, तो निश्चय ही आवश्यक सामंजस्य करने के लिए स्त्रियों से संबंधित सूचना को 3 अथवा पुरुषों से संबंधित सूचना को 1/3 से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार इसमें भारित
इसको मतलब एक तरह से वेटेज देते हुए सारणी का निर्माण किया जाता है, ताकि जिससे भी संबंधित आंकड़े कम होते हैं उनका अनुपात निकाला जा सके। सारणियन के बाद में मैं आप लोगों को आंकड़ों के वर्गीकरण के बारे में समझाऊंगी। इससे संबंधित कुछ मतलब आप लोगों को मैं नोट्स और दूंगी, जिससे आप लोगों को ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो टॉपिक हैं जिनको बिना क्लास के आसानी से नहीं समझा जा सकता, वो मैं आराम से समझाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।